तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज यानी आवेशों का जिक्र करते हैं। आवेश क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं आवेश की, तो आवेश दो तरह का होता है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है। आप जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उसमें रिपल्शन होता है। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, इसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, प्रतिकर्षण होगा। दो विद्वान में कभी दोस्ती नहीं होती है ना। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, आप जानते हैं जैसे पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर अदिश राशि होती है। चार्ज एक अदिश राशि होती है, बिना दिशा वाला, अदिश, बिना दिशा वाला, अदिश राशि होती है। और इसका जो एस आई यूनिट होता है, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट मतलब एस आई मात्रक, एस आई मात्रक क्या होता है? कुलंब होता है, कुलंब, जिसको डिनोट करते हैं किससे? सी से, सी से डिनोट करते हैं। ओके। किसी बॉडी पर कोई चार्ज है कि नहीं है, यह पता करने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। उस यंत्र को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है ना। भले ही आपके कमेंट्स हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि किसी वस्तु पर कोई चार्ज है कि नहीं है, यह पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि यंत्र का, उस यंत्र का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्कोप, या विद्युतदर्शी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि किसी वस्तु पर कोई आवेश है कि नहीं है। सो इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल सा डिवाइस होता है, बच्चे इसे अपने साइंस के प्रोजेक्ट में बनाकर लेकर आते हैं। सिंपल क्या करें, जैसे देखो इलेक्ट्रोस्कोप को बनाने के लिए आप एक बॉटल लें इस तरह से, और ये बॉटल में यहाँ पे ढक्कन होता है, रबर का ढक्कन होता है, तो ये रबर का ढक्कन है। ठीक है। अब आप क्या करें कि एक वायर लें ऐसे, और इसको ऐसे टेढ़ा कर दें, और इससे एल्युमिनियम के पतले पतले प्लेट्स इसमें होल करके डाल दें। तो एल्युमिनियम के प्लेट्स डाल दें, ये एल्युमिनियम के लीव्स हैं, है ना, पत्तियां हैं। और यहाँ पर कोई मेटल लगा दीजिए, यहाँ पर कोई धातु का एक प्लेट सा डिस्क जैसा काट के लगा दीजिए धातु का। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर मान लिया कि कोई वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, इसको इसके निकट लाएंगे तो एल्युमिनियम के लीव में कोई हरकत नहीं होगी। लेकिन मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला वस्तु हम लेके आए जिस पर धन आवेश हो, तो इस पर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी दोनों पत्तियों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ये पत्तियां दूर भागेंगी ऐसे। तो ये जो पत्तियां अगर डाइवर्ज कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर चार्ज है, नहीं डाइवर्ज कर रही है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो कितनी बातें हमें याद रखनी है? हमें याद रखनी है कि आवेश एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। आवेश का जो एस आई मात्रक होता है वो कुलम्ब होता है। क्या होता है? कुलम्ब होता है। किसी वस्तु पर कोई आवेश है कि नहीं है, यह पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का सहारा लेते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण। इतना याद रखना है आपको। ठीक है। तो विद्युतदर्शी के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी क्या होता है? एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि किसी वस्तु पर कोई आवेश है कि नहीं है। सो इस उपकरण की सहायता से आवेश की उपस्थिति का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए अब देखो, जैसा कि आपने क्या बोला, जैसा कि आपने कहा कि भाई साहब अगर दो आवेश हैं हमारे पास, तो अगर वो आवेश समान है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, है ना। और अगर असमान आवेश हैं तो आकर्षण का बल लगेगा। यहां पे भी फोर्स लग रहा है लेकिन रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, और यहां पर फोर्स लग रहा है लेकिन आकर्षण का फोर्स लग रहा है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ना, जैसे चाहे वो रिपल्शन का फोर्स यहां पे कैसा लग रहा हो, रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, और यहां पे देखो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है ना, आकर्षण का बल लग रहा है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है या आकर्षण का फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज स्टैटिक है मतलब स्थिर है, उसके बीच जो बल लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और स्टैटिक मतलब जब चार्ज रुका हुआ है, चार्ज स्थिर है, तो स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, इसको बताने के लिए साइंटिस्ट थे कुलम, जिनके नाम पे एसआई यूनिट रखी गई है चार्ज की। कुलम ने एक लॉ दिया कि दो आवेश हैं
और दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच कितना बल लगेगा, वो बिल्कुल ग्रेविटेशन के जैसा ही है, लॉ बिल्कुल सही है। तो जो ग्रेविटेशन का नियम है वैसा ही बिल्कुल कूलम का नियम है। तो दो आवेशों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, उसके लिए है आपका कूलम्स लॉ। क्या है? कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। कूलम साहब कहते हैं कि सपोज करो कि ये चार्ज है हमारा Q1 और एक दूसरा चार्ज है हमारा Q2। दो आवेश हैं, पहला आवेश का परिमाण कितना है Q1, दूसरे आवेश का परिमाण कितना है Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है मान लिया कि R। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। So electrostatic force between these two charges is directly proportional to the product of their masses, product of their magnitude of charges। दोनों के आवेशों के परिमाण का गुणनफल होगा, के समानुपाती होगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और जो ये फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के वर्ग का। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होगा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। वहां पे क्या था, वहां पे दो मास था m1 m2 और दोनों के बीच की दूरी r थी। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक ना, ऐसे। यहाँ पे m1 m2 की जगह Q1 Q2 आ गया, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला देते हैं तो Q1 गुना Q2 और बटा हो गया R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हो गया हमारा K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, जहां पे K क्या है, एक कांस्टेंट आ गया। तो समानुपाती का चिन्ह हटाकर अगर हम स्थिरांक लाते हैं तो समानुपाती का साइन हटाकर डबल इक्वल का साइन लगाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर K की जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू होती है किसकी, K की। तो ये कहलाता है कूलम्स लॉ, यही कहलाता है आपका क्या, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती, इसको समानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जैसे मान लिया कि Q1 Q2 है या Q1 माइनस Q2 है, तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा वो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 गुना Q2 बटा क्या, R स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या करना है, इसको आपको याद रखना है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होगा, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। वहां पे क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यहां पर है F इज इक्वल टू K m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, जैसे एक सवाल देखिए, एक सवाल देख लीजिए, बोलता है कि दो चार्ज है, हाउ मच फोर्स डज 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट ऑन एन इक्वल, यहां पर एक कूलम का चार्ज है और सेम 1 कूलम का चार्ज यहां पे रखा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो बताइए इनके बीच कितना विद्युत बल लगेगा, कितना विद्युत बल लगेगा। ये चार्ज भी कितना है, 1 कूलम का है, ये चार्ज भी 1 कूलम का है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो आपने कहा सर F जो होता है वो होता है K Q1 गुना Q2 बटा क्या, R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुना Q1 है 1 कूलम, Q2 है 1 कूलम, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो बच गया कितना, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यह है कूलम का नियम। कूलम का नियम बस यही है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यह है कूलम का नियम। और यह था न्यूटन का नियम, G m1 गुना m2 बटा R स्क्वायर। तो इसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल सकते हैं, है ना। तो न्यूटन का जो नियम है और कूलम का नियम है, दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, प्रतिलोम वर्ग का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है जी। अब आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे यहां पर कोई चार्ज मान लिया रखा है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको समझा लेते हैं फिर इस पे आएंगे। जैसे मान लिया कि यहां पे कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, 1 कूलम का चार्ज इसके नजदीक ला रहे हैं, यह है पॉइंट A। यहां पर ये चार्ज कोई बल महसूस नहीं कर रहा है, थोड़ा और नजदीक लाते हैं, पॉइंट B पे ले आते हैं, यहां पर भी ये कोई बल महसूस नहीं कर रहा है, थोड़ा और करीब लाके देखते हैं, C पॉइंट पे लाया, अभी भी इस 1 कूलम चार्ज पर कोई बल नहीं लग रहा है, थोड़ा और नजदीक लाते हैं, पॉइंट D पर लाने पर यह रिपल्शन का फोर्स महसूस करने लगा, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, प्लस 1 कूलम, और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। तो अगर यहां पे लाते ही यह फोर्स महसूस करने लगा तो इसके चारों ओर का जो स्पेस होगा वो कहलाएगा इसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उस चार्ज का इफेक्ट महसूस कर सकें, हम उस आवेश का प्रभाव महसूस कर सकें, क्या कहलाएगा? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, है ना। जैसे यहां पे चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर का स्पेस, तो ये कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका कैसा होगा नेचर? स्फेरिकल। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इधर से समान दूरी पे, इधर से आने पे भी समान दूरी पे, इधर से आने पे भी समान दूरी पे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उस आवेश का प्रभाव महसूस कर सकें, क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र। हर आदमी का अपना फील्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा एक गली का गुंडा होता है, उसका फील्ड गली तक ही है, गली से बाहर जाएगा पिट जाएगा। एक जो है होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का गुंडा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसका फील्ड है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकला पिट जाएगा। एक होता है स्टेट लेवल का, एक नेशनल लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का गुंडा होता है। तो हर का अपना अपना क्षेत्र होता है। उसी तरह से जहां तक हम किसी चार्ज का क्या कर सकें? इफेक्ट महसूस कर सकें, वह क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो यही लिखा हुआ है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उस आवेश का प्रभाव महसूस कर सकें, जहां तक किसी का प्रभाव महसूस हो रहा है, किसी की महक, किसी की खुशबू महसूस हो रही है, वो उसका फील्ड कहलाएगा। दूर रहकर भी तेरी याद को पूजा मैंने, ये न कहना हमें आदाबे वफा याद नहीं। ठीक है, तो भाई साहब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उसका प्रभाव महसूस कर सके। जैसे गांव देहात में डराने के लिए बच्चों को बोलता है कि देखो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे भूत लटकते हैं। तो बच्चा जो है ना, बच्चा जो है ये इसका घर है यहाँ पे, तो एक हद तक जाता है वहां उसके करीब, उस पेड़ के करीब, है ना। उसके बाहर वो नहीं जाता, उसके अंदर वो नहीं जाएगा। तो जहां तक हम किसी भूत का भय महसूस कर सकें, वो कहलाएगा फील्ड ऑफ भूताइजेशन, है ना। तो जहां तक भूत का भय महसूस हो तो वो भूत का फील्ड होगा, और जहां तक हम किसी चार्ज का प्रभाव महसूस करें वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तगड़ा है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये बताने के लिए फिजिक्स में और एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई, और उसका नाम रखा गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है तो वो कितना तीव्र है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये बताने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको जनरली ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर किसी चार्ज की वजह से, किसी आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई फील्ड है, तो वो फील्ड कितना तगड़ा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी शक्ति क्या है ना। ये बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे सपोज करो माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, और इस आवेश का अपना क्या होगा? इस आवेश का अपना फील्ड होगा। तो ये मान लिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र है, हर आवेश का अपना अपना क्षेत्र होगा। तो इस आवेश के बाहर अगर कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इस आवेश को हम इसके फील्ड में रखेंगे, इस पर बल लगना चालू हो जाएगा। तो मान लिया कि ये जो फील्ड है वो कितना तगड़ा है, इस पॉइंट पी पे हम इस फील्ड की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? +1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पी पे रखकर देखेंगे। कितना? +1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पी पे रखकर देखेंगे हम, और देखेंगे कि भाई वो कितना फोर्स महसूस कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इस +1 कूलम चार्ज को इसके फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्शन का फोर्स लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। तो मान लिया किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता हमें पता करनी है किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर हम क्या करेंगे? +1 कूलम चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि ये चार्ज कितना फोर्स महसूस कर रहा है। अगर ये आवेश ज्यादा फोर्स महसूस कर रहा है मतलब फील्ड तगड़ा है, कम फोर्स महसूस कर रहा है मतलब फील्ड घटिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई आवेश द्वारा महसूस किया गया बल। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश को रखने पर वह कितना बल महसूस कर रहा है, उस बल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि आवेश द्वारा महसूस किया गया बल, तो फोर्स अपॉन चार्ज। अगर ये ज्यादा बल महसूस कर रहा है मतलब ये फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा है। कम महसूस कर रहा है मतलब घटिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए आवेश के द्वारा महसूस किया गया बल है ना। जैसे मान लिया इस बी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने +1 कूलम चार्ज रखा। इस +1 कूलम चार्ज को बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला जाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, या इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इस चार्ज के द्वारा हम इसके फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये फील्ड तगड़ा है कि घटिया है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है आवेश पर लगने वाला बल। जैसे सपोज करो कि एक डॉन है और उसके किसी चेले ने उससे क्या कर दिया है? गद्दारी कर रखी है।
और उसके चमचे उसे पकड़ कर ला रहे हैं डॉन के पास कि चलो डॉन ने तुम्हें बुलाया है। अगर वो आराम से चलता हुआ आ रहा है कि चलो देख लेंगे डॉन को, मतलब डॉन का फील्ड घटिया है, ज्यादा बढ़िया क्षेत्र बना के नहीं रखा। लेकिन एक दूसरा डॉन है, उसके किसी चेले ने उससे गद्दारी की और उसके चमचे उसे पकड़ कर ला रहे हैं कि चलो डॉन के पास, और वो थर थर कांप रहा है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा फोर्स महसूस कर रहा है, मतलब फील्ड क्या है? तगड़ा है। एक तीसरा डॉन है जिसके पास उस पकड़ कर लाया जा रहा है उसके गद्दार को, और उसने रास्ते में ही पॉइजन खा लिया कि भाई डॉन के पास जाने से बेटर क्या है कि हम पहले मर जाएं, वो बहुत तड़पा के मारेगा। इसका मतलब फील्ड और स्ट्रांग है कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होती है? किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश द्वारा महसूस किया गया बल होता है। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, आवेश द्वारा महसूस किया गया बल। आवेश द्वारा महसूस किया गया बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही लिख दिया है मैंने, जहां पे E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है? बल है, Q क्या है? आवेश है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना? ये सारा लिख दिया मैंने यहाँ पे अपने शब्दों में। स्केलर के वेक्टर बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। SI यूनिट बोलो, SI मात्रक क्या होगा? तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आवेश द्वारा महसूस किया गया बल। तो भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कुलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कुलम। तो SI यूनिट हो गई आपकी न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम। कोई शक है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है कि किसी आवेश की वजह से क्षेत्र है अगर, तो वो क्षेत्र कितना तगड़ा है ना? डॉन ने जो अपना अपना जो है आतंक बनाया है वो कैसा बनाया है? तो यह एक क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, SI यूनिट होती है न्यूटन पर कुलम। अब आ जाइए, एक होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहां से बहुत सवाल बनता है, और सवाल जब बनता है तो बच्चे गलत करके भाग आते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। यह है विद्युत क्षेत्र। आपके कमेंट ही नहीं आ रहे, मुझे खुद मजा नहीं आ रहा। कमेंट आते हैं आप लोगों के तो लगता है मुझे कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पता नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कमेंट से पता चलता रहता है मुझे। तो ये मान लिया कि कोई धन आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और उसका अपना ये फील्ड है, ठीक है? फील्ड है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, 1 कूलम चार्ज। आप कहिएगा सर ये न्यूनतम चार्ज क्यों रखा, +1 कूलम ही क्यों रखा? क्योंकि भाई इस चार्ज की वजह से हम दूसरे के फील्ड को टेस्ट करने चले हैं। तो अगर ये चार्ज ज्यादा लेंगे तो इसका अपना फील्ड होगा ना, जो इसके फील्ड को मॉडिफाई कर देगा। तो किसी को आप टेस्ट करने जा रहे हैं तो एकदम न्यूनतम बन के जाइए उसके घर में, दोस्त बन के जाइए, तो घर का माहौल वैसा ही रहेगा। जैसे किसी के घर को चेक करना हो तो आप उसके यहाँ दोस्त बनकर जाइए, जो खाना बन रहा है जैसे वो लोग रह रहे हैं वैसे ही आपको दिखेंगे, कोई दिखावा नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा जब दामाद जी आते हैं घर में, तो घर का माहौल वैसा नहीं रहता, बड़ा फील्ड लेके आ रहा है, वो दामाद है भाई। तो अगर घर में कोई चीज की कमी है तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, चादर तकिया बिस्तर, है ना? खाना जो है वो बाहर से आ जा रहा है। तो अगर आपको किसी को टेस्ट करना है तो आपको उसके यहाँ दोस्त बन के जाना होगा, मतलब खुद को न्यूनतम बना के जाए कि अरे आप ही जैसे हैं हम। दामाद के जाने से फील्ड मॉडिफाई हो जाता है। तो हमें क्या करना था, +1 कूलम ही क्यों लिया? क्योंकि इस चार्ज की वजह से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस चार्ज को हम ज्यादा लेंगे तो इसका अपना भी फील्ड होगा ना, जो इसके फील्ड को मॉडिफाई कर देगा, इसलिए न्यूनतम चार्ज लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने क्या किया है कि यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। ये इसके फील्ड के अंदर है ना, तो ये फोर्स महसूस करेगा कि नहीं करेगा? आप कहेगा सर करेगा। कैसा फोर्स महसूस करेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? प्रतिकर्षण का। ये फोर्स महसूस करेगा भाई, इसको ये रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज चलने के लिए स्वतंत्र है तो ये क्या होगा, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये चलना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो जिस रास्ते पे ये मूव करेगा वही कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो पहले बड़ा आतंक हुआ करता था दामादों का, दामाद के आते ही मतलब पता नहीं क्या हो जाता था घर में, है ना? अब क्रेज खत्म हो गया दामादों का। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वह जिस रास्ते पर चलेगा, मूव करेगा, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में रखें और वो चार्ज चलने के लिए स्वतंत्र है अगर, तो जिस रास्ते पर वो चलेगा उस पाथ को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाम दिया गया। अब देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा मैंने लिखा है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस। यह एक काल्पनिक रेखा, एग्जिस्ट नहीं करती। ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया, एट विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर ये ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं या वक्र है जिस पर कोई धन आवेश चलता है अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र हो। अब यहां से क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण से क्वेश्चन होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण जरा देखिएगा। पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में जाकर समाप्त हो जाती हैं, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाकर ऐसे समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, क्लोज्ड पाथ का निर्माण नहीं करती, यहां पे शुरू यहां पे खत्म। लेकिन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे कि नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते, क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते, है ना, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ये पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे जाके समाप्त हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस से, जैसे मान लिया ये सतह है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये सतह है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी और नेगेटिव पे जाकर ऐसे समाप्त हो जाएंगी, तो सतह से नॉर्मली निकलेगी, यानी 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी और 90 डिग्री के एंगल पे जाके समाप्त होंगी। ऐसे निकलेगी तो 90 डिग्री के एंगल पे जाकर प्रवेश करेंगी, तो 90 डिग्री के एंगल पे प्रवेश करेंगी। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे देखो लिख रखी हैं, इसको आप याद करना है आपको कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर समाप्त हो जाता है, ऐसे नेगेटिव चार्ज पे जाकर समाप्त हो जाता है, ऐसे नेगेटिव चार्ज पे जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटर और लीव चार्ज सरफेस नॉर्मली। ये चार्ज सरफेस है तो इससे नॉर्मली निकलेगा, नॉर्मली जाकर समाप्त होगा, ऐसे 90 पे निकलेगा, 90 पे जाकर समाप्त होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करती और कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, है ना, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ठीक है जी, तो कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ये 4 पॉइंट हैं, इसको याद करना है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन से नहीं है। विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। तो कौन गलत है? बंद वक्र का निर्माण करती है, ये गलत है, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। तो विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह से लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। ऐसे नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगी, 90 डिग्री के एंगल पे जाके समाप्त होगी, 90 डिग्री पे निकलेंगी, 90 डिग्री के एंगल पे जाके समाप्त होगी और एक दूसरे को कभी ये काटती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाइए आप विद्युत विभव के बारे में, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। यहां से सवाल बनते हैं तो ज्यादा बच्चों के गलत हो जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना, ठीक। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है माय डियर फ्रेंड्स, समझिए। सेम हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से ये कोई फील्ड है, ये कोई फील्ड है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। पॉइंट ए पे लाए, इस पे फोर्स महसूस होगा। इस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी से ला रहा हूं, इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहा हूं, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाया, फोर्स महसूस होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर। बी पे लाया, फोर्स महसूस होगा? नहीं होगा। सी पे लाया, फोर्स महसूस होगा? नहीं होगा। पूछोगे क्यों? फील्ड के बाहर है भाई, फील्ड के बाहर फोर्स थोड़ी ना लगेगा, है ना। जैसे ही ये पॉइंट डी पे आएगा, इस पे रिपल्शन का फोर्स लगने लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, रिपल्शन का फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। मैं इस चार्ज को अब पॉइंट पी पे लाना चाहता हूं, है ना, इस पॉइंट पी पे लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये चार्ज इसको इधर खींच रहा है, मैं इसको इधर लाना चाह रहा हूं, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस चार्ज में क्या होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धन आवेश को इंफिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। जैसे पृथ्वी की सतह पे कोई वस्तु रखी हुई थी, पृथ्वी उसको नीचे खींच रही थी, मैं उसको ऊपर ला रहा था, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा था। ये कार्य उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रूप में जमा हो गया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आप कार्य करिएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य करिएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। तो विभव क्या होता है, चार्ज पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V = W/Q हो जाएगा।
तो जैसे ही हम यहां पे लेके आएंगे, ये बल महसूस करेगा रिपल्शन का, मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पी पे लाना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इस चार्ज पे जो हमने वर्क किया, यही वर्क इस चार्ज में पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहां इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल कहलाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा, है ना। तो आवेश पर किया गया कार्य, तो V इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसका SI यूनिट वोल्ट होगा। SI यूनिट वोल्ट होगा, ठीक है, SI यूनिट वोल्ट होगा। एक बार देख लो, तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव क्या होगा, एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। तो आवेश पर किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाएगा। वहां पे क्या था, मास को ऊपर लाने में जो आपने कार्य किया था वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी और इसका SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। वोल्ट को V से डिनोट करेंगे। किसी बिंदु का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहलाएगा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए आपने कहा सर पोटेंशियल जो होता है वो होता है चार्ज पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है, आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो किसी बिंदु का जो विभव है वो 1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब 1 कूलम चार्ज को अनंत से लाने में, जब 1 कूलम चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया गया हो। जैसे सपोज करो कि भाई साहब ये कोई +Q चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये 1 कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाने में, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाने में, मान लिया ये बिंदु P है, अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कुलम्ब। ये पूछा जाता है आपसे कि 1 वोल्ट बराबर होता है जूल कुलम के, जूल प्रति कुलम के, जूल कुलम स्क्वायर के, तो जूल प्रति कुलम के बराबर होगा। क्या होगा, जूल प्रति कुलम के बराबर होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया गया है, तो उस बिंदु का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जूल पर कूलम के बराबर हो गया आपका, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में लिख दिया है मैंने। देखिए V इज इक्वल टू क्या है, W/Q है। तो किसी बिंदु का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क किया गया हो 1 कूलम चार्ज को लाने में। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो गया आपका जूल पर कूलम। इसी को लैंग्वेज में भी लिख दिया है ताकि आप बाद में देख सकें। तो किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव बोलेंगे। और अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है किसी 1 कूलम चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में, 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। अब फिजिक्स में ज्यादा हम मतलब रखते हैं विभवांतर से, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस से हमें मतलब होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये कोई +Q चार्ज रखा हुआ है और इसका अपना क्षेत्र है, ठीक है। और 1 कूलम चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट A पे, इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट B पे। तो आप मुझे बताओ कि कहां पे लाने में आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, A पर या B पर, बताओ मुझे। एक कूलम चार्ज को अनंत से हम ला रहे हैं पॉइंट B पे, पॉइंट B भी विद्युत क्षेत्र के अंदर है और A भी विद्युत क्षेत्र के अंदर है, कहां लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे जैसे नजदीक आते जाइएगा रिपल्शन का फोर्स बढ़ता जाएगा, तो यहां पे लाने में कम कार्य करना पड़ेगा, यहां पे लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यानी B का पोटेंशियल A से क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे जैसे जैसे चार्ज के करीब आइएगा रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा ना, है ना। तो यहां से यहां तक लाने में कार्य किया गया, मान लिया VA, यहां पे VB, तो ज्यादा कार्य। जैसे जैसे नजदीक आएगी रिपल्शन का फोर्स ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस आवेश में पोटेंशियल के रूप में स्टोर होगा। तो अब इन दोनों बिंदु में पोटेंशियल का क्या है, अलग अलग मान है। तो दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, है ना, जो पोटेंशियल में जो अंतर होगा, यही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो दो बिंदुओं में पोटेंशियल का, विभव का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा, और विभवांतर की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो हमें मतलब है किससे, विभवांतर से, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर को याद कर लीजिए, एक यंत्र से मापते हैं, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। विभवांतर को हम किससे मापते हैं,
विभवांतर को हम किससे मापते हैं? विभव को नहीं, विभवांतर को। विभवांतर को हम एक यंत्र से मापते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, सुपर डुपर हिट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो वोल्ट मीटर को किसी सर्किट से, किसी विद्युत परिपथ से पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। ये पैरेलल क्या है इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लिया कि ये कोई बैटरी है, ये स्विच है, और ये आपने तार लगा दिया है, और ये कोई प्रतिरोध है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया है, जैसे मान लिया कि आपने बल्ब लगा दिया है ना। तो मुझे मान लिया कि पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच का पोटेंशियल हमें पता करना है। तो अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो हमें दो बिंदुओं के बीच क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो वोल्ट मीटर को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। इस तरह का कनेक्शन कहलाता है पैरेलल कनेक्शन, और इस तरह का कनेक्शन कहलाता है आपका सीरीज कनेक्शन। जैसे मान लिया हमने यहां पे कनेक्ट कर देते ऐसे, तो ये कहलाता है सीरीज कनेक्शन। लेकिन चूंकि हमें क्या करना है, दो बिंदु का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए। तो अभी याद कर लीजिए कि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, काफी हाई होना चाहिए, काफी हाई होना चाहिए। तो प्रतिरोध काफी उच्च होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी ना। हमने क्या बोला कि प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, सॉरी, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो काफी हाई होना चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी जाती है, इन्फिनिटी जाती है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि विभवांतर को जिस यंत्र से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। दूसरा याद करना है, वोल्ट मीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो आदर्श यानी एकदम आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये सब सुपर डुपर हिट पॉइंट्स हैं। अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चों से नहीं बनते। तो हमने सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो ये लिखने में हमारा वक्त बच रहा है। हमारा ये मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको कम समय में डिलीवर कर सके और आपसे क्वेश्चन ना छूटे। अब आ जाइए विद्युत धारा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, किसी वायर से बहने वाला आवेश प्रति सेकंड। तो किसी वायर से, किसी चालक से एक सेकंड में जितना आवेश बह जाता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किसी तार द्वारा एक सेकंड में बहने वाला आवेश, या आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या यूनिट टाइम में किसी वायर से कितना चार्ज फ्लो कर जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ भी लिखा रह सकता है ऑप्शन में। चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी तार से इकाई समय में बहने वाला आवेश, या एक सेकंड में बहने वाला आवेश, या आवेश के प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। तो सिंपल याद रखना है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको याद रख लीजिएगा। एस आई यूनिट एम्पियर होगा, एस आई यूनिट एम्पियर होगा, ए से डिनोट करेंगे। और विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए, कितनी विद्युत धारा बह रही है किसी सर्किट से, उसको मापने के लिए आमीटर यूज करते हैं। और आमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे। जैसे देखो, आमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे। ये हमने स्विच ऑन कर दिया तो इधर से करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें पता करना है। तो आमीटर को हम ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे। तो ये कनेक्शन सीरीज कहलाता है, एंड टू एंड कनेक्शन, है ना। तो ये आमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसका जो याद रखिएगा कि आमीटर का प्रतिरोध लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ वायर, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ वायर, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अदिश राशि है, एसआई मात्रक एम्पियर है। और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की के मान को मापने के लिए आमीटर यूज करते हैं। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। लेकिन किसी विद्युत धारा से करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, बस इतना पता करना है। किसी विद्युत परिपथ से, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कोई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता करना है। तो हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरह से विचलित होकर बस आपको बता देगी कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे, उसकी सुई अगर ऐसे ऐसे घूम गई मतलब करंट फ्लो कर रहा है, नहीं घूमी मतलब नहीं फ्लो कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर आपको यह बताता है कि किसी सर्किट से कोई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मापना है, तो आमीटर का यूज करते हैं। तो आमीटर ये बताता है कि किसी सर्किट से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये पता करना है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तब किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है ना, ऐसे लगा देते हैं, ये सुई ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्टिंग
एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो इसका इस्तेमाल किसी सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में, सर्किट को हिंदी में क्या लिखते हैं, विद्युत परिपथ में करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओम का नियम देखेंगे और फिर प्रतिरोध की बात करेंगे, फिर प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम आते हैं अगली क्लास में।